Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Miss Fiza is here. Today, students, our topic is Venn diagram. What is Venn diagram? Students, Venn was an English logician who has given the idea to represent the sets in the form of diagram. So on his name, so we have put this name of Venn diagram. It's simply the diagrammatical representation of sets. Students, in this video, I have tried to cover the first 3 questions of exercise 2.2. The questions that are related with the Venn diagram concepts, I have tried to discuss the questions with the help of that. So, number 1, first of all, we must know the operations on the sets. Here are the different operations on the sets, and then that operations are explained by the Venn diagram. Number 1 is union of sets. The union of two sets are denoted by A union B. ये जो यहाँ पे आपको U की तरह से सिंबल नजर आ रही है, this is stand for union symbol. And what is the union of two sets? Is the sets of all elements which belongs to A और B. यहाँ पे मैंने word use किया है और का, मीन के अगर हम एक ऐसा सेट बना दे जिसमें तमाम एलिमेंट्स A के हों और तमाम एलिमेंट्स बी के हों, तो वो सेट इन दोनों सेट्स का यूनियन कहलाता है. सिंबॉलिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं x in set builder notation x such that x belongs to A. या तो x जो होंगे A के एलिमेंट्स होंगे या फिर B के एलिमेंट्स होंगे, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में कॉमन होते हैं स्टूडेंट्स, हम उनको सिर्फ एक दफा ही लिखेंगे. अब यूनियन के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम. सबसे पहले तो यहाँ पे सेट्स की कुछ किस टाइप्स होती हैं उसके हवाले से यूनियन को देखते हैं. एक सेट, दो सेट हमारे पास ऐसे होते हैं जो ओवरलैपिंग होती है. ओवरलैपिंग का क्या मतलब होता है? लुक एट, एक मेरे पास सेट है A 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, B में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 3 और 4. स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ये जो 2 3 और 4 एलिमेंट्स हैं ये A के अंदर भी कॉमन है. तो अब ये देखिए, मैंने ये डायग्राम से भी ये बनाया हुआ है. आप देख सकते हैं जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ये दोनों जो सेट्स हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप, ये जो चीज़ है ये ओवरलैपिंग कहलाती है. कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे आ गए हैं और जो A और B में जो डिफरेंट थे वो यहाँ पे आ गए हैं. A यूनियन B 1 2 3 4. तो जो कॉमन थे तो इसको हम कहेंगे दीज आर द ओवरलैपिंग सेट्स. ये 2 और 3 बेटा यहाँ पे आ गए. अब होते हैं जी डिसजॉइंट सेट. सिंपली डिसजॉइंट सेट ऐसे सेट्स होते हैं कि जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो. फॉर एग्जांपल मैं A में 1 2 ले रही हूँ, B में 3 ले रही हूँ, दोनों में कोई एलिमेंट्स ऐसे नहीं है जो एक जैसे हो. तो इनका यूनियन तो वही होगा कि दोनों के एलिमेंट्स को हमने कंबाइन करके लिख दिया. ग्राफिकली डायग्राम के जरिए क्या, ये A का सेट हो गया और ये B का सेट हो गया. ये इनका दरमियान में गैप बता रहा है कि ये दोनों क्या हैं? डिसजॉइंट सेट्स हैं. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट चीज है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. वो क्या होती है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में ये होता है कि जब दो इंटरसेक्शन में हमने वही एलिमेंट्स अपने आंसर में लिखने होते हैं जो हमारे पास दोनों में कॉमन होते हैं. यूनियन में क्या करते हैं? दोनों एलिमेंट्स को मिला के लिख देते हैं. इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं? जो दोनों में कॉमन आते हैं वही हमारा आंसर का हिस्सा होता है. फॉर एग्जाम्पल A इंटरसेक्शन B. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 3 दोनों जगह मौजूद था, तो सिर्फ यही हमने आंसर में लिखा है. 1 और 4 को हमने छोड़ दिया है. अब इसको डायग्राम के जरिए हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1 जो है A का एलिमेंट है, 2 3 भी A का एलिमेंट है, 4. अब ये दोनों एलिमेंट्स कौन से? जो नॉन कॉमन है. तो जो कॉमन एलिमेंट्स थे सिर्फ उसको मैंने यहाँ पे शेड किया.
वेन डायग्राम में ये तरीकाकार होता है, जो अमूमन हमारा आंसर होता है हम उसको शेड करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा क्योंकि मैं इंटरसेक्शन ले रही हूँ, इंटरसेक्शन का आंसर 2 और 3 था, तो वो मैंने यहाँ पे इसको शेड कर दिया है। 1 और 4 जो थे दोनों में नॉन कॉमन थे, 2 3 कॉमन थे, तो जो नॉन कॉमन थे वो सेट ए में और सेट बी में, जो कॉमन दोनों थे ये वाला दोनों का कॉमन एरिया है, तो ये हमारा पार्ट ऑफ द आंसर है। तो जो दो कॉमन सेट्स होते हैं और ऐसे सेट होते हैं जो ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो इंटरसेक्शन में उसकी फिग ऐसे बनाई जाती है। और जो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, जाहिर है कि उनका इंटरसेक्शन खाली होगा, क्योंकि हम पहले अभी डिस्कस कर चुके हैं कि डिसजॉइंट सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। फॉर एग्जांपल ए में 1 2 3 है, बी में 4 है, अब इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन खाली होगा। तो अब इसको ग्राफ के जरिए कैसे शो करेंगे, 1 2 3 ए के अलग 4 अलग, देयर इज नो कॉमन एरिया, तो दोनों सेट डिफरेंट है, तो इनका इंटरसेक्शन भी सेपरेट रहेगा एक दूसरे से। स्टूडेंट्स होप सो कि आपको इंटरसेक्शन की समझ आ गई होगी, यूनियन की भी, विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। लेट्स गो फर्दर। अब हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड ए माइनस बी माइनस ए एंड शो बाय वेन डायग्राम। फर्स्ट केस है, एक तो हमने मालूम करना है कि ए डिफरेंस बी क्या होता है, ये भी ऑपरेशन होता है सेट्स के ऊपर, और या बी माइनस ए क्या होता है, और फिर हम उसको करेंगे वेन डायग्राम बनाएंगे। लेकिन पहला केस क्या होगा, जब ए और बी ओवरलैप करते हैं। पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज ए माइनस बी, और ए माइनस बी में भी जब दोनों केस जो होते हैं ए और बी ओवरलैप करते हैं। लेट्स सी, ये देखिए बेटा, मैंने सेट ए लिया है 1 2 3, सेट बी लिया है 2 3 4। अब आप देख सकते हो कि 2 3 4 दोनों में कॉमन है और 1 और 4, लेकिन a माइनस बी क्या लेना है। स्टूडेंट्स जब हम a माइनस बी लेते हैं ना, जो पहला, इसका मतलब होता है कि b में से हमने a को निकाल देना है। मतलब ये कि a के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं पाए जाते। किसी भी दो सेट्स की अगर हमने डिफरेंस मालूम करना है तो उसका तरीकाकार ये होता है कि जो पहले सेट लिखा होता है उसके एलिमेंट्स दूसरे सेट में ना पाए जाए। दैट इज द पार्ट ऑफ आवर आंसर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 3 4। अब मैंने 4 को कंसिडर नहीं करना, मैंने 1 के एलिमेंट देखने थे जो बी में मौजूद नहीं है। वैसे ये जो दोनों सेट है ये ओवरलैप कर रहे हैं, इनका आंसर क्या आ रहा है 1। अब आप देखते हैं कि इसको वेन डायग्राम के जरिए देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट हम कैसे दिखा सकते हैं। ए का सेट 1 4 2 3 क्या थे, इसके अंदर कॉमन थे। तो स्टूडेंट्स क्योंकि हमारा आंसर जस्ट 1 है, यानी कि हमने बी में से वो कॉमन एलिमेंट्स भी निकाल दिए क्योंकि वो बी में भी मौजूद थे, और बी का भी एलिमेंट निकाल दिया, बाकी जो रहा वो ए था। ए माइनस बी का मतलब था कि बी में से वो यानी कि वो सारे एलिमेंट्स निकाल दिए जाएं जो बी में भी मौजूद थे, और बी के एलिमेंट्स भी निकाल दिए जाए, बाकी हमारे पास ए रह जाए। तो इसलिए मैंने सिर्फ इस पोर्शन को शेड किया है ताकि पता चल जाए कि ये सारा कुछ हमने ए को जो है बाकी सबसे अलग कर लिया, उसके कॉमन एलिमेंट्स में से भी निकाल लिया और बी के एलिमेंट्स में निकाल लिया। तो वेन डायग्राम में बेटा क्या तरीकाकार होता है, जब आपने किसी दो सेट्स का डिफरेंस मालूम करना तो उसका तरीकाकार ये होता है कि जो हमारा आंसर होता है हम उस हिस्से को शेड करते हैं। अगर आप प्रीवियस में देखें, यूनियन में हमने क्या किया था, सबको हमने शेड किया था, जो यूनियन था हमारे पास, ये देखिएगा सब कुछ है, क्योंकि ऑल आर द पार्ट ऑफ आवर आंसर। लेकिन जब हम इंटरसेक्शन में गए थे तो हमने सिर्फ उस हिस्से को शेड किया जो कि हमारे पास कॉमन आ रहा था दोनों सेट्स में। इसी तरह से जब हमने a माइनस बी किया तो हम सिर्फ उसी हिस्से को शेड करें जो हमारा आंसर आ रहा है, जो कि हमारे पास बाहर आ चुका है। लेकिन ये सूरत हाल कब होती है, जब हमारे पास दोनों सेट्स जो होते हैं वो ओवरलैप कर रहे होते हैं। ये बेटा इस तरह से आप इसका कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए सेपरेट बाय पार्ट्स बनाए थे। इसकी उमूमन फिग ऐसे बनती है कि दो सेट्स की ऐसे ओवरलैपिंग दिखाते हैं, 2 और 3 कॉमन होते हैं, और ये बी का एलिमेंट है, तो बाकी पीछे क्या रह गया, जस्ट ए का वो एलिमेंट जो बी में नहीं पाया जाता। अब हम मालूम करेंगे बी माइनस ए, मगर केस वही है कि जब दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। यही वाला क्वेश्चन है, बी माइनस ए है हमारे पास। तो ये क्या हो गया जी, अब हमने
ए में से बी को निकाल देना। तो अब हमारा आंसर क्या बनता है, अगर मैं इसका निकालने बैठूं बी माइनस ए, तो बी के वो एलिमेंट्स जो ए के अंदर नहीं है, तो बी का वो कौन सा एलिमेंट है जो ए के अंदर नहीं है, वो 4 है जो ए के अंदर नहीं है। यानी कि अगर जो सेट पहले लिखा होगा उसके एलिमेंट्स को देखना है, वो दूसरे वाले सेट में मौजूद ना हो। तो हम यहाँ से देख सकते हैं 2 और 3 तो ए में मौजूद है, मगर 4 ए में मौजूद नहीं है। तो नाउ बी माइनस ए में हमारा आंसर 4 है, तो इसको मैंने कलर कर दिया, ये देख सकते हैं। अब हमने देखना है वेन डायग्राम के जरिए देखना है a माइनस बी माइनस ए मालूम करना है, मगर इस केस में जब a इज द सबसेट ऑफ द b। अब मैंने यहाँ पे किस तरह से लिया है, a मैंने 1 लिया, b मैंने क्या लिया 1 और 2। अब सबसेट से क्या मुराद है, a का जो एलिमेंट है वो b के अंदर मौजूद है और b के तमाम एलिमेंट्स a में मौजूद नहीं है, और a में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो b में मौजूद ना हो। यानी a के जितने एलिमेंट्स हैं वो b में मौजूद है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सबसेट ऑफ एनी सेट। बेटा अब देखना है a का वो कौन सा एलिमेंट है जो b में मौजूद ना हो। तो एक्चुअली क्योंकि a b का सबसेट था, तो a के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो b में मौजूद ना, तो इसका सबसेट क्या आ रहा है, खाली आ रहा है। इसका जो a माइनस बी है वो क्या आ रहा है, खाली आ रहा है, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसका सबसेट था। लेट्स सी हाउ टू डू दिस। 2 b का एलिमेंट है, a भी था, मगर a क्या था, वो जो था b का सबसेट था। तो इन a को अगर b से निकाल दे तो बाकी क्या, कुछ भी नहीं बचता है। यही वजह कि मैंने दोनों को कलर ही नहीं किया कि ये दोनों हमारे पास खाली सेट होते हैं। वेन डायग्राम में जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो आपका क्योंकि आंसर खाली होता है, तो हम दोनों को ही शेड करने की कोशिश नहीं करते हैं। समझिए कि हमने ए के वो एलिमेंट्स निकाल दें जो बी में मौजूद नहीं थे, तो एक्चुअली ए का कोई ऐसा एलिमेंट था ही नहीं जो बी में मौजूद होता, तो इसलिए ए माइनस बी खाली सेट था, तो हमने इस सबको खाली रखा, कोई शेड नहीं किया इसके अंदर। अब मैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड करती हूँ b माइनस ए। केस क्या है, यही केस है जब a b का सबसेट आ रहा था। तो बेटा अब इसका आंसर क्या आएगा, b के कौन सा एलिमेंट है जो a के अंदर मौजूद है, वो है 2 है। b का जो एलिमेंट है वो 2 है जो a के अंदर मौजूद है। तो हमने क्या किया, b जो है ये अब हमारा आंसर आ रहा है, तो मैंने इसको शेड कर दिया, a इसमें से जा चुका है। होप स्टूडेंट्स आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, इसकी मदद से आप बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 है, अंडर व्हाट कंडीशन ऑन ए एंड बी आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। हमारे पास कुछ कंडीशंस दी गई हैं, तो स्टेटमेंट्स से देखते हैं किस कंडीशन के तहत वो ठीक हो सकती हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स प्लीज पे द अटेंशन, ये पहली कंडीशन है, सॉरी स्टेटमेंट है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। वो पूछता है कि ए यूनियन बी का आंसर ए कब आ सकता है, सोचने वाली बात है ना। देखिए ए यूनियन बी तभी हमारे पास आ सकता है कि ए के एलिमेंट्स लिए, बी के एलिमेंट्स लिए, सेट ए ही आ गया। इसका मतलब है कि बी छोटा सेट है, ए हमारे पास बड़ा सेट है। इट मीन्स कि जब बी जो है हमारे पास सबसेट होगा ए का, तो तभी हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल होगी। इसको स्टूडेंट्स आप खुद भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ए लेती हूँ, थोड़ा आपके सामने मैं ए ले रही हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैपिटल ए लेती हूँ मैं, दैट इज 1 2 ले लेती हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं ले रही हूँ मैं। और मैं बी ले लेती हूँ यहाँ पे, वो मैं क्या ले रही हूँ, जस्ट 1। तो अगर मैं ए यूनियन बी लूंगी, ए बी लूंगी, तो स्टूडेंट्स वो क्या आएगा हमारे पास, तो ए यूनियन बी में क्या होता है, हमारे पास तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन कर देने होते हैं, जो दोनों में कॉमन होते हैं उनको हम एक दफा लिखते हैं। तो आपने ये देखा स्टूडेंट्स, ये किसके इक्वल आ रहा है, ये ए के इक्वल आ रहा है।
तो ये कब पॉसिबल था, ये मैंने ऐसी वैल्यूज ली कि तभी इसका जवाब ए आ सकता था अगर ए बड़ा होता और बी छोटा होता। तो इसका मतलब है कि बी इज द सबसेट ऑफ द ए। तो ये हमारी कंडीशन जो है वो सब फुलफिल हो गई। तो इसी तरह से ए यूनियन बी में बी का आंसर कब आएगा, तो स्टूडेंट्स वो इसी में ही आ जाएगा सेम। अब यकीनन आपको समझ आ गया होगा कि अब अगर मैं इधर बी कर देती हूँ, आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यहां मैं बी कर देती हूँ और यहां मैं ए कर देती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अब ये हमारे पास क्या हो गया, बी हो गया। तो वेरी इजी स्टूडेंट्स, होप सो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि जब यूनियन किसी सेट के जो भी इसका यहाँ पे आंसर लिखा होगा आपने समझ लेना है वो सुपर सेट होगा दूसरे वाले के। अब यहाँ पे बी, अगर यहाँ पे बी था तो इसका मतलब है कि ए इज द सबसेट ऑफ द बी, यहाँ पे ए है तो बी इज द सबसेट ऑफ द ए। लेकिन इंटरसेक्शन में कब सूरत हाल होगी, इंटरसेक्शन के हवाले से भी देख लेते हैं। इसी को करते हैं, बी आंसर मेरा कब आएगा। मैं फिर ए लेती हूँ, मैं क्या ले रही हूँ, ए जो है मैं 1,2 लेती हूँ और यहाँ से बी लेते हैं हम, दैट इज 2 लेते हैं। तो कोई मुझे बताएगा कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, जी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ जाएगा 2 आएगा, 2। और 2 क्या है, सेट बी ही तो है। तो और बी इस वक्त क्या है, ए का सबसेट है। इट मींस के इसकी कंडीशन, ये स्टेटमेंट कब ट्रू होगी, अगर बी इज द सबसेट ऑफ द ए होगा। याद रखिएगा यूनियन में जो आंसर आता है, दो सेट का यूनियन लेने के बाद, तो जो सुपर सेट आता है वो आंसर में आता है, और इंटरसेक्शन में जो छोटा सेट होता है, क्योंकि हमने कॉमन वाला लेना होता है, यूनियन हमने मिलाने होते हैं। सो इस तरह से जैसे मैंने क्वेश्चंस आपके सामने किए हैं, आप भी बेटा बिल्कुल इसी तरह से खुद से सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसको खुद से कंडीशन सोच सकते हैं कि क्या आएगा। फर्दर चलते हैं हम। We will go in the next slide. ये भी स्टेटमेंट्स और कंडीशंस मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ। हाँ जी, अब ये देखते हैं, नंबर ऑफ, यस कैपिटल एन का मतलब होता है जब ये किसी सेट के उसके साथ लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि ए यूनियन बी, मतलब कि ए यूनियन बी के कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ ए का मतलब है कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स थे, नंबर ऑफ बी का मतलब होता है सेट बी के कितने एलिमेंट्स होते हैं। ये कब सेटिस्फाइड करेगा, मीन के ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट्स हैं, सेट ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स को ऐड कर दिया जाए तो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स। इसका जवाब है कि जब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 होगा। बट हाउ इज दिस पॉसिबल, लुक एट द एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन के तौर पे सॉल्व किया है। सेट ए मेरे पास था 1 और 2, सेट बी मेरे पास क्या था, 3 था। अब स्टूडेंट्स इसका जो मैंने यूनियन ले लिया है वो 1 2 3 है। अब जरा देखिएगा ए के एलिमेंट्स कितने हैं, 2, बी का कितना है, 1। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बन जाते हैं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो बेटा वो बन जाते हैं 3, और ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स है, 3 हैं। तो आपने मगर ये देखा है कि इन दोनों के इंटरसेक्शन जो आ रहा है कॉमन आ रहा है, यानी कि चीज तभी पॉसिबल होगी कि जब, यानी कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी एंड ए यूनियन बी के एलिमेंट्स तभी इक्वल आएंगे अगर ए और बी दोनों डिसजॉइंट हो, उनमें कोई कॉमन ना आ रहा हो, तो ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स को ऐड कर दिया जाए तो यूनियन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर आ जाता है। स्टूडेंट्स दिस इज ये हमारे पास एंड ऑफ द ऑल द टॉपिक था। In the next video you will see the remaining question of this exercise. Thank you students. Allah Hafiz.